माय डिसाइपल्स आर हेवनली मास्टर के एक और एपिसोड के साथ गैस मैं हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाउशन को देखते हैं। हाउशन कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नर्वस मत हो, ये तो बस मामूली सी चीजें हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी मसाला ऐड कर रखा है। इसके बाद वो अपने एक समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एक भालू अपीयर होता है और उसकी ताकत काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक कि इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसे देखने के बाद किंग के भी पसीने छूटने लगते हैं। हाउसन कहता है, इसके बारे में क्या? इसे हराने में आखिर तुम्हें कितने एफर्ट की जरूरत पड़ेगी? उस बियर मॉन्स्टर को देखने के बाद तो किंग के पसीने छूटने लगते हैं और उसके दिमाग में केवल भागने का ख्याल आता है। उसके सालों की बैटल एक्सपीरियंस उसे बार बार कह रही होती है कि अगर उसने इस बियर के साथ फाइट किया तो वो केवल 3 राउंड के अंदर मारा जाएगा। लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके होते हैं। वो उसके पैर इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है और अपने मन में कहता है, डैम इट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हाउसन कहता है, पैनिक जब मत हो, पहले आराम से जब बैठ जाओ। इसके अलावा और? किंग कहता, इसके अलावा क्या? हाउसन कहता है, ऑफ कोर्स एक और बीस्ट। और उसके बाद वो एक और समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं काफी गोल्डन एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जो आसमान को भी चीरते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जिसे देखकर सभी डिमन से हैरान हो जाते हैं और बेचारों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लेकिन अगले पर वो काफी ज्यादा देखकर डरने भी लगते हैं। हम देखते हैं वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसे कि हमारे हाउसन ने समन किया और वो तो भालू से भी कई गुना साइज में बड़ा होता है। ये देखने के बाद तो वुकोंग भी शॉक हो जाता है और कहता, वाह, यहाँ तक कि मैंने खुद को मेंटली तैयार कर रखा था, लेकिन इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। यहाँ तक कि यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा शौक होती है और बेचारी कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। एक डिमर कहता, ये तो 5 किलो गोल्डन ड्रैगन है। क्या ये एंशिएंट मिथिकल बीस्ट नहीं है जो हजारों साल पहले ही लापता हो चुके थे? हमारे किंग तो इस वक्त ट्रबल में है। हम देखते हैं बेचारा किंग बच्चे की तरह शक्ल बना लेता और उसके तो नाक और आंख दोनों से पानी निकलने लगते हैं। हाउसन कहता है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, यहाँ पर और भी है, लेकिन उसे समन करने के लिए मुझे एक आइटम की जरूरत है। रुको, आखिर मैंने उसे कहाँ पर रख दिया? एक सेकंड रुको, ये काफी जल्दी रेडी हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो किंग के ऊपर से नीचे तक पसीने आने शुरू हो जाते और बेचारा चुपचाप एक जगह खड़ा होता है। हाउसन कहता है, हाँ ढूंढ लिया। और इसके बाद वो उस आइटम का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उन सभी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो लास्ट समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है। ये वाला समनिंग सर्कल काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी एनर्जी हम देखते हैं आसमान में भी पूरी तरह फैलने लगती है। रेड कलर की एनर्जी चारों तरफ बढ़ने लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तो हमारा हाउसन खुद भी काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है, वाह, तो इस बच्चे की पिनिकल पावर ये है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो कौन कहता है, आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है? डिमंस भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। हम आसमान में एक बहुत ही बड़ी जाइंट आई को देखते हैं, जिसके कंपेयर में गोल्डन ड्रैगन भी काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो क्रिएचर साइज में कितना ज्यादा बड़ा होगा। और वो तीनों के तीनों क्रिएचर यहाँ पर किंग की तरफ देखते हैं। किंग के तो बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं और उसकी एनर्जी भी खत्म होने लगती है। बेचारा वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पैर अभी भी हिलते नहीं है। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कौन सा सेलेस्टियल बीइंग धरती पर आया और उनका सामना मेरे जैसे एक बेवकूफ से हो गया। अच्छा रहेगा कि अगर आप इन सभी डिवाइन पावर को साइड में कर लें। हाउसन कहता, क्या होगा, क्या और फाइट करना नहीं चाहते? किंग कहता, मैं हिम्मत जब कैसे कर सकता हूँ, मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे लॉर्ड ने अपना एक हाथ उठाया, मैं पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाऊंगा। हाउसन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अब मुझे तुमसे पूछने दो, मेरी ताकत तुम्हारे कंपेयर में कैसी है? तुम मुझे कितना मौका देना चाहोगे? किंग घबराते हुए कहता, मैं तो बस एक छोटा सा पर्सन हूँ, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। ग्रेट डूड, प्लीज इस बार मुझे माफ कर देना। मैं तो आपकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, नहीं एक नाखून के भी बराबर नहीं हूँ। अगर लॉर्ड आप चाहते हैं तो मैं आपके अंडरवर्ल्ड में एक डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ, जो आपकी कमांड के लिए तैयार रहेगा। हाउसन कहता है, चापलूसी करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ, मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है जिससे कि मैं दूसरों की फ्यूचर बॉडीज को समन कर सकता हूँ। और इस वक्त जिस बॉडी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसी और नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की बॉडी है। आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसा लग रहा? ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा शौक हो जाता और हंसते हुए कहता, ग्रेट ड्यूड, आप जरूर जब वो मजाक कर रहे होंगे। वो बच्चा एक गार्बेज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की पावर वो बच्चा पोजेस करे। हाउसन कहता है, क्या किसी और से ज्यादा दिल से तुम ये बात खुद नहीं जानते ये मजाक है या फिर नहीं? और इसके बाद किंग उसके अपीयरेंस और उसकी ऑरा को सेंस करता है और उसे समझ जाता है कि यहाँ पर हाउसन जो वो झूठ नहीं बोल रहा। हाउसन कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम एज पर आने के बाद तुम उसके जूते भी पॉलिश करने के क्वालिफिकेशन नहीं रखते। किंग कहता है, सर, क्या आप अंडरवर्ल्ड केवल मुझे अपमानित करने के लिए आए हैं?
क्या मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? हाउसन कहता है, तुम्हें अपमानित करना, तुम इसके लायक भी नहीं हो। अंडरवर्ल्ड आने का केवल मेरा एक ही कारण है, तुम्हारे लड़के को यहाँ से ले जाना। तुम्हारी जगह वो एक ट्रू जीनियस है। तुम्हारे जैसे यूजलेस पर्सन को फॉलो करने से केवल उसकी लाइफ बेकार होएगी। और रहेगी बात तुम्हारी, अगर तुम्हें लड़ने से इतना ज़्यादा डर लगता है कायर, यहाँ से फिर तुम जाओ, चले जाओ। मैं तुमसे अलग हूँ। कमजोरों को बुली करने में मुझे मजा नहीं आता। तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने वालों पर मुझे तरस आता है। ये सुनकर किंग को काफी ज्यादा बुरा लगता, लेकिन बेचारा वो कुछ भी कर नहीं पाता। इसके बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। पीछे से एक मोटा डिमन कहता है, तुम यही डिजर्व करते थे, हमेशा दूसरों को बुली करना। और बाकी भी डिमन भी उसे अपमानित करने लगते हैं, लेकिन किंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वो यंग मास्टर की तरफ बढ़ता रहता है। यंग मास्टर कहता है, फादर क्या आप ठीक हैं? किंग पूरे गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर पावरफुल पंच मारता है, लेकिन यंग मास्टर उसे डॉज कर लेता है। किंग कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुमने ऑलरेडी मेरी लाइफ को हुमिलेट नहीं कर दिया, तुम डैम बास्टर्ड? यंग मास्टर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है और हाउसन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है। किंग कहता है, आज के बाद कभी भी मुझे दोबारा अपना फादर मत कहना। और चुपचाप वहां से चला जाता है। यंग मास्टर बेचारा कुछ भी नहीं कहता। तभी हाउसन उसके पीछे आ जाता है और कहता है, आखिर वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट क्यों करता है? मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यंग मास्टर कहता है, फादर पहले ऐसे जो वो नहीं थे। हालांकि उस वक्त भी वो हर चीज को डोमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन उनका एक अच्छा साइड भी था। हाउसन कहता है, ऐसा क्या? मैं बिल्कुल भी उसे नहीं देख सकता। यंग मास्टर कहता है, वो पर्सन हमेशा मेरे साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करते थे, मेरे साथ चेस खेलते थे, यहाँ तक कि बाहर भी मुझे पिकनिक पर ले जाया करते थे। हाँ, पहले देखूं तो ये सब झूठ लगता है। हाउसन कहता है, लेकिन आखिर फिर ये सब इस तरीके से कैसे हो गया? यंग मास्टर कहता है, मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे बाहर लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक ट्रू डिवाइन लेवल का मॉन्स्टर आ गया। वो कौन? कहता है, यहाँ पर एक्चुअल डिवाइन लेवल का क्रिएचर है। ये सुनकर यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा शौक होती है। यंग मास्टर आगे कहता है, हालांकि वो केवल बस एक लो लेवल का डिवाइन क्रिएचर था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मेरे फादर ने अपने प्रीकेस्ट ट्रेजर को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी मॉम को रेस्क्यू करने के लिए, जबकि मैं उससे बच निकला क्योंकि उस वक्त मैं कैंप के अंदर सो रहा था। और जब मैं उठा, मैंने देखा कि मेरी मॉम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। फादर को धीरे धीरे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता गया और वो और भी ज्यादा वॉयलेट, ग्लूमी और ब्लड थ्रस्टी होते गए। उन्होंने पहली बार अपने गुस्से को मेरे ऊपर निकाला। फादर को दिल से विश्वास था कि मेरी मॉम मेरी वजह से मरी है। वो मैं हूँ जिसने उनके प्यारे प्यार को छीन लिया। हर्षन कहता है, तो ग्रेड की वजह से तुमने ये सब अब तक सहन किया? यंग मास्टर कहता है, वेल एग्जैक्टली नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं फादर को भी खो दूंगा। ये दुनिया हमेशा के लिए मुझे अकेला कर देगी। लेकिन शायद अब इससे और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फादर की पर्सनैलिटी और करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पहले जैसा रिलेशनशिप दोबारा कभी भी नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर मेरे लिए रुकने की कोई भी जगह नहीं है। अब समय आ गया कि मैं यहाँ से जाऊँ, देखने कि दुनिया कितनी बड़ी है। सिस्टम कहता है, डिंग डिंग, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने यंग किंग के पोटेंशियल को 33% से इंक्रीज कर दिया और आपने सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट किया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक पीक कार्ड दिया जा रहा। हर्सन पीक कार्ड को देखते हुए कहता है, फॉक्स संट डाजी। किंग को देखते किंग अपनी वाइफ की ग्रेव के पास बैठा होता है और कहता है, अंत में मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस उसे पूरा नहीं कर पाया। सीन चेंज होता है, हम सब पास्ट में देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं किंग की वाइफ जो मरने वाली होती है और वो कहती है, तो म्याओ प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम जियान को पता नहीं चलने दोगे सच कि आखिर क्या हुआ। बस उसे इतना बताना, एक डिवाइन लेवल का एंशिएंट मॉन्स्टर अचानक से आया और उसने मुझे मार दिया। किंग रोते हुए कहता है, बात करना बंद करो और आराम करो। उसकी वाइफ कहती है, और आखिरी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल था। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम खुश रहोगे। प्लीज जियान से नफरत मत करना जब तक कि हम लोग दूसरी लाइफ में फिर से नहीं मिलते। और वो वहां पर मारी जाती है। यहाँ पर किंग काफी ज्यादा दुखी होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। किंग कहता है, शायद वो पावरफुल विंग अंदर के मॉन्स्टर से निपट सकता है, लेकिन अब ये मेरी चिंता नहीं है। मैंने उसे सच नहीं बताया जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं उससे हमेशा के लिए नफरत करूंगा, उसे कर्ज करूंगा, क्योंकि वो वही है जिसने कि तुम्हारी लाइफ ली है। ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत होती अगर हमेशा के लिए केवल हम दोनों ही रहते। सीन चेंज होता है, हम सबको मोटर एलम को दिखाया जाता है। हम एक माउंटेन की क्लिफ के ऊपर एक कॉफिन को देखते हैं। कॉफिन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं उसके आसपास कुछ आदमी भी होते हैं। वहीं पर एक आदमी अपने मन में कहता है, फाइनली वो आ रहे हैं, फॉर्मर हेवनली पैलेस के 10th रैंक के बिग शॉट। हम देखते हैं उस कॉफिन के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलती है और वहां पर डिमन एक अपीयर हो जाता है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्चुअली सक्सेस हो गया। वो डिमन अपनी स्वॉर्ड के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हमने तुम्हें रिवाइव कर दिया। लेकिन वो डिमन एक ही झटके में उन सभी को जान से काट के मार देता है और कहता है, कितना ज्यादा समय हो गया फ्रेश खून को स्मेल किए हुए। चलो एक बार फिर से इस दुनिया को खून के रंग में रंगते हैं। यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। लेकिन इसकी बात करूं, मेरा बेस्ट रिवाइवल स्पॉट अंडरवर्ल्ड का, उसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। डैम बास्टेड, मुझे तुम्हारी ऑरा याद है और अब मैं जाकर तुम्हारी बॉडी के हजारों टुकड़े कर दूंगा। कि तुम्हें पीछे से कोई कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम्हें इस तरीके से खुद से बात करते हुए ऑकवर्ड नहीं लग रहा? बूढ़ीमन पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि एक बच्ची होती है जिसके सिर पर बाल की जगह स्नेक्स होते हैं। हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि मेडुसा होती है। तो मेडुसा उस डिमन की तरफ देखने लगती है, वहीं पर वो डिमन भी उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेडुसा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन मेडुसा एक ही पल में उसके हाथ के पास आ जाती है। वो डिमन कहता, हाँ ये काफी ज्यादा तेज था। मेडुसा उसके पीछे आ जाती है और कहती है, तेज, तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो। ये सुनते ही वो डिमन तुरंत ही मेडुसा से दूर हटता है और अपने किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं उसके पीछे एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा बॉल सर्कल तैयार हो जाता है। मेडुसा अपने 2 फिंगर्स को उसकी तरफ पॉइंट करती है और हम देखते हैं उस डिमन की आधी बॉडी और आधी वो एनर्जी सर्कल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिमन शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर क्या चल रहा है, इसने क्या किया? ऑलराइट, मेरी पावर अभी तक पूरी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने इस तरह के पर्सन के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। मेडुसा कहती है, इस रैलम के दोस्त थे, मैंने उम्मीद नहीं करी थी वो सभी के सभी इतने ज्यादा कमजोर होंगे। और वो अपनी सिंपल सी पावर से ही उस डिमन के हाथ को बीच में से चीर देती है और कहती है, कमजोर इस दुनिया में जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, और उस डिमन के काफी सारे टुकड़े कर देती है। लेकिन वो डिमन भागने में कामयाब हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। मेडुसा कहती है, ये पर्सन भी भागने में फिर से कामयाब हो गया। इस दुनिया के लोग लड़ने में अच्छे नहीं है लेकिन भागने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी भी मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मूव बचा हुआ था जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया। क्या ही दुख की बात है कि तभी वो कुछ नोटिस करती है। इसके बाद वो डायमेंशन रिफ्ट को ओपन करती है और कहती है, सरप्राइजिंग, मैं किसी दूसरे की ऑरा को सेंस कर सकती हूँ जो इस डायमेंशन में आ रहा। चलो देखते हैं कि आखिर वो मेरा कौन सा कलीग है। और इसके बाद वो देखती है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हाउशन और उसके तीनों डिसाइपल्स होते हैं। मेडुसा हंसते हुए कहती है, ओह ये तो सीनियर निकले, दैट्स ग्रेट, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए अभी आ रही हूँ। और इसके बाद वो फ्लाई करते हुए वहां से चली जाती है, मतलब कि हाउशन के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ हम हाउशन और उसके तीनों डिसाइपल्स को देखते हैं। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन आ जाता है। वुकोंग उस माउंटेन को तोड़ने के लिए जाता है कि तभी हमारा हाउशन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सिंपल सा अटैक उस माउंटेन के ऊपर करता है। लेकिन उस सिंपल सी अटैक की पावर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि हम देखते हैं माउंटेन के अंदर काफी गहरा होल बन जाता है। ये देखकर वुकोंग बेचारा सरप्राइज होता है। हाउशन कहता है, पावर देखने में मामूली थी लेकिन यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा शौक होती है। उसके बाद वो तीनों ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं ऊपर एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसके पास केवल एक ही आंख होती है और ये काफी अजीब क्रिएचर होता है। ये देखकर तो यंग वेलकरी काफी ज्यादा शौक होती है। अगले पल हम देखते हैं वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। वो कौन कहता है, हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी केवल फाउंडेशन स्टेज की थी और ताकत भी एवरेज थी, लेकिन आखिर अभी केव के अंदर ये टेरिफाइंग एंशिएंट ऑरा क्या थी? हे, तुमने भी इसे फेल किया है ना, उस इंसेट ऑरा को अभी? जियान कहता, हाँ मैंने फील किया। वुकोंग अपने मन में कहता है, तो ये केवल मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। इसके बाद वो कहता है, ये क्या था, क्या किसी तरह का समनिंग टेक्निक है? जियान कहता है, डेफिनेटली नहीं, ये ऑरा समनिंग क्रिएचर से पूरी तरीके से अलग थी। वुकोंग कहता है, समनिंग क्रिएचर नहीं तो आखिर फिर ये क्या हो सकता है? जियान कहता है, मैं नहीं जानता। हाउसन अपने मन में कहता है, जब से मैंने तीसरे पीक कार्ड का इस्तेमाल किया है
मेरी ये बॉडी पावर्स को रिलीज करने में कैपेबल हो चुकी है और ये फेमिलिटी की सेंस और भी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। मेरी स्किन का हर एक इंच मुझसे कह रहा ये पावर ओरिजिनली मुझसे ही बिलोंग करती है, लेकिन कुछ जो वो सही नहीं है। मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल के द्वारा आया था। जब मैं धरती पर था मैं नॉर्मल सा कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो अचानक से मर गया। क्या हो सकता है ये होस्ट का हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं बनाता। साफ तौर पर मुझे ओरिजिनल होस्ट की मेमोरी इनहेरिट नहीं हुई है, तो आखिर उसकी पावर इनहेरिट कैसे हो सकती है। ये सच में अजीब है, काफी ज्यादा अजीब। में हम देखते हैं मेडुसा एक ही अटैक में किंग के टेट्रा सेल को तोड़ देती है। हाउसन कहता है क्या तुमने अपने स्पोर्ट स्पेल को डिसएक्टिवेट कर दिया? यूएन कहती है नहीं। हाउसन कहता है वह लग रहा कि इस बार हम लोग बड़े ट्रेवल में फंस चुकी हैं। केवल एक बार देखने से ही हाउसन के सारे सिक्स सेंसेस उसे बता रहे थे ये पर्सन अब तक के उसके सभी ओपोनेंट से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने पीक कार्ड का इस्तेमाल कर लिया तो भी विक्ट्री वो सुनिश्चित नहीं है। ये आउटकम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस तरह के क्रूशियल मोमेंट पर भी उसकी बॉडी के अंदर ये काफी ज्यादा अजीब फीलिंग जो वो उमड़ रही थी, एक्साइटमेंट की फीलिंग। और अपने मन में कहता है क्या ये पीक कार्ड की वजह से है? क्या पीक कार्ड इस्तेमाल करने से मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है? डैम इट, क्या ये मैं अभी भी हाउ शैन हूँ? मेडुसा कहती है सीनियर आखिर आपको क्या हो रहा? मैं समझ सकती हूँ आपके खेलने के टाइम को इंटरप्ट करने की वजह से आप मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आखिर ये हॉस्टिलिटी के प्रेजेंस और दूसरी फेमिलियर ऑरा एक साथ जब कैसे हो सकती है? हाउसन ये सुनकर कुछ भी जब नहीं कहता। मेडुसा कहती है पास से देखने से मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लग रहा कि आप कोई इस दुनिया के हैं, लेकिन दूसरी ओर साफ तौर पर हमारे वेस्टर्न रेलम के हाई रैंकिंग फिगर की है। ये अजीब है, काफी ज्यादा अजीब। क्या आप इनलाइटमेंट मुझे करके इसके पीछे का रीजन बता सकते हैं? सीनियर हॉर्शन अपने मन में कहता है इसने वेस्टर्न रेलम में कहा और इसके अपीयरेंस को देखते हुए क्या हो सकता है कि यह ऑलरेडी हो रहा है, ये अभी भी काफी ज्यादा जल्दी है। और अपने मन में कहता है और इसने कहा मेरे अंदर वेस्टर्न हो रहा है, क्या ये मेरे पीछे उस विंग की वजह से है? मेडुसा अपने मन में कहती है जितना ज्यादा मैं इस पर्सन को देख रही हूँ ये उतना ही ज्यादा मुझे लोकल वर्ल्ड का लग रहा। मुझे इस पर्सन को टेस्ट करना होगा। फाइट के दौरान ट्रू एनर्जी नेचुरली अपने आप रिवील हो जाएगी। इसके बाद वो अपने एक स्पेल को रेडी करने लगती है और हमारे हाउसन के ऊपर लॉन्च जो वो कर देती है। हम देखते हैं हमारा हाउसन एक बैरियर के अंदर फंस जाता है। उसके सारे डिसेबल ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर संभाल के। लेकिन हम देखते हैं हाउसन उस बैरियर के अंदर फंस चुका होता है। मेडुसा कहती है मुझे विश्वास है कि सीनियर आप अपने इस जूनियर की छोटी सी गलती को माफ कर सकते हैं। हाउसन अपने मन में कहता है लग रहा कि ये गलती से मुझे अपना साथी समझ रही है। अगर मैंने अभी कुछ किया तो तुरंत ही मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और क्या मुझे अपने पीक कार्ड को इसके ऊपर वेस्ट करना चाहिए? तो आखिर मिशन का क्या होगा? मेडुसा कहती है सीनियर अगर आपने बैरियर को जल्दी नहीं तोड़ा तो हवा इसके अंदर की डिसअपियर हो जाएगी। वुकोंग काफी स्पीड में बढ़ता है, वहीं पर यंग वल्करी भी काफी स्पीड में बढ़ते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि हम देखते हैं वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं, लेकिन उस बैरियर को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता। वुकोंग कहता डैम इट, ये तो किंग के टेट्रासाल से भी काफी ज्यादा हार्ड है। हाउसन कहता है वुकोंग तुम इस वर्षन के मैच के नहीं हो, यहाँ से बाहर जाओ, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और इसके बाद वो अपने पीक कार्ड को निकाल लेता है कि तभी हम देखते हैं आसमान अचानक से चेंज होना शुरू हो जाता है। यंग वल्करी ऊपर की तरफ देखने लगती है। हाउसन भी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है आखिर आसमान में क्या हो रहा? कि तभी हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही बड़ा सर्कल जो वो अपीयर होता है और उस सर्कल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा गोल्डन हाथ निकलता है। मेडुसा कहती है ये जो वो क्या है? वो गोल्डन हाथ मेडुसा को पकड़ लेता है। मेडुसा कहती है डैम इट, मैं यहाँ से फ्री नहीं हो पा रही हूँ। वो हाथ जाते हुए कहता है इससे तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को रिकवर करो। ये सुनकर हाउसन काफी ज्यादा शौक होता है कि तभी वो हाथ भी वहां से गायब हो जाता है। उसके सारे डिसाइपल भी उसके पास आ जाते हैं। हाउसन कहता है क्या तुमने वो सभी बातें सुनी? वो कौन कहता है सुना? क्या सुना मास्टर? मैंने केवल इतना देखा कि उसने एक डिमन को एक जाइंट हाथ पकड़ के यहाँ से ले गया। यंग वेलकरी कहती है मास्टर मैंने भी कुछ नहीं सुना। हाउसन सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। साफ तौर पर इसका मतलब ये केवल मेरे लिए था। जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत को रिकवर करो। आखिर इस बॉडी के अंदर किस तरह के सीक्रेट छिपे हुए हैं? मैं कौन हूँ? आखिर मैं एक्चुअल में आया कहाँ से हूँ? मुझे अपने प्रोग्रेस को और भी काफी स्पीड में बढ़ाना होगा। केवल और भी हेवनली कार्ड को एक्टिवेट करने से ही मैं इस सच को रिवील कर सकता हूँ।
इसके बाद वो कहता है चलो चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पर, और अपने मन में कहता है इस सिचुएशन में ज्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो अपने पास से एक आइटम निकाल लेता है और कहता है ओ हाँ, और अपने मन में कहता है इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था कि इस आइटम को ये मुझे टेस्ट करना है। पहले हिंट कह रहा था इसके अंदर एनर्जी की कमी है, इसे कुछ टाइम चाहिए हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। मुझे लगता है अब तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद वो उस आइटम को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं उस आइटम की वजह से वहां पर एक अजीब सा पोर्टल टाइप का गेट अपीयर हो जाता है। हर्षन कहता है आखिर ये किस तरह का दरवाजा है। सिस्टम कहता है किंग मास यूजर को क्वालिफिकेशन देता है कि वो किंग के डोर को ओपन कर सकता है। किंग के स्पेस के अंदर अनलिमिटेड रिजरेक्शन और अनलिमिटेड एनर्जी की एबिलिटी मौजूद है। इसके अंदर 108 छोटी दुनियाएं हैं जिसके अंदर काफी पावरफुल मॉन्स्टर किंग्स हैं और इन्फिनिट स्मॉल मॉन्स्टर्स हैं। हर्षन अपने मन में कहता है पावरफुल बॉसेस, इन्फिनिट मॉन्स्टर, अनलिमिटेड स्टेमिना, अनलिमिटेड रिजरेक्शन, क्या ये अल्ट्रा फास्ट लेवलिंग सिस्टम की तरह नहीं है? लेकिन जितनी बार भी मैं पी कार्ड को एक्टिवेट करता हूँ मेरी ताकत काफी ज्यादा बूस्ट होती है, तो जाहिर तौर पर ये मेरे किसी भी बेनिफिट का नहीं है। डैम इट, मैं इस तरह की आइटम को वेस्ट नहीं करना चाहता। कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहता है रुको, क्या होगा अगर मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपने डिसाइपल को यूज करने दे सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो ऑटो बैटल गेम को शुरू करते हैं। और अपने मन में कहता है हालांकि सिस्टम को मेरे साथ ट्रिक करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन आज तक इसने मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो लोग खतरे में नहीं होंगे। सिस्टम ने पहले खुद ही कहा था नए रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे अपने डिसाइपल्स के पोटेंशियल को 60% तक इंक्रीज करना होगा। इसके बाद वो कहता है हे, क्या तुम सबको तुम्हारे मास्टर पर भरोसा है? ये सुनने के बाद यंग वेलकरी वो कौन कहते हैं ऑफ कोर्स हमें भरोसा है। यंग किंग कहता है मुझे भी विश्वास है। हाउसन कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस तरह की शानदार अपॉर्चुनिटी तुम सभी के सामने है। अंदर काफी अलग अलग तरह के पावरफुल डिमंस किंग तुम्हारे चैलेंज के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्हें तुम्हें चैलेंज करके ओवरकम करना है। इससे भी ज्यादा अंदर तुम्हारे पास अनलिमिटेड स्टेमिना, अनलिमिटेड रिजरेक्शन एबिलिटी होगी। दूसरे शब्दों में अंदर जाने के बाद तुम लोग मर नहीं सकते, चाहे तुम लोग फाइट को हारो या फिर जीतो। वो कौन कहता है अनलिमिटेड रिजरेक्शन? यंग वेलकरी कहती है स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन किंग्स। हाउसन कहता है हालांकि तुम अंदर जाने की हिम्मत करते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारे जजमेंट और तुम्हारे खुद के करेज के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कहता है इस तरह की शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है मास्टर, ये मंकी किसी भी बात से नहीं डरता। यंग वेलकरी कहती है क्योंकि मैंने आपका डिसाइपल बनना चुना है, मैं बिना शक के आप पर भरोसा करती हूँ। मास्टर मैं अंदर जाऊंगी। यंग किंग कहता है आप काफी ज्यादा पावरफुल है मास्टर, अगर आप सच में हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं, मैं भी अंदर जाऊंगा। हर्षन कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो चलो दिखाओ मुझे तुम्हारी लिमिट क्या है। जिस दिन तुम लोग बाहर आओगे इससे मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वो सभी हर्षन को ग्रीट करते हैं और इसके बाद उसके तीनों डिसाइपल एक एक करके उससे किंग स्पेस के अंदर चले जाते हैं। हर्षन कहता है आखिर ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर बन के बाहर आएंगे, मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ। गुड लक, इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। और इसके बाद वो आगे की तरफ जाते हुए कहता है मुझे भी अपने मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा, जिससे कि मैं और भी पी कार्ड को एक्टिवेट कर पाऊँ। सीन चेंज होता है, हम सबको मॉडल सिटी टाई को दिखाया जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड के मेंशन के अंदर को देखते हैं, जहाँ पर हम एक आदमी एक औरत को देखते हैं, दोनों लॉर्ड के सामने झुके होते हैं। वो औरत रोते हुए कहती है लॉर्ड आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा, इस बीस्ट ने न केवल मेरे साथ फोर्सफुली किया बल्कि इसने मेरे फादर की द्वारा छोड़े हुए छोटी सी जमीन को भी मुझसे जाओ छीन लिया। वो आदमी कहता है लॉर्ड प्लीज इसके झूठ को मत सुनिए, ये मुझ पर गलत आरोप लगा रही है, ये मुझसे बदला लेना चाह रही है लग रहा है किसी चीज का। इसके फादर ने मरने से पहले वो जमीन मुझे बेच दी थी, मेरे पास इस चीज का सबूत भी है। लॉर्ड प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए इंसाफ कीजिए। हम देखते हैं लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि यंग नेजा होता है। नेजा कहता है हाँ ये सिचुएशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम दोनों का खुद का अपना आर्ग्यूमेंट है, तो आखिर मुझे किसकी बात को सच जो वो मानना चाहिए? वो आदमी कहता है लॉर्ड हर एक शब्द जो मैंने कहा वो सच है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरे। वो औरत रोते हुए कहती है लॉर्ड मैं जो वो सच कह रही हूँ। नेजा कहता है इसके बारे में क्या कहना है? जो कोई भी मुझे ज्यादा मनी ऑफर करेगा मैं उसकी बात को सच मानूंगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनते वो लड़की सो करते हुए कहती है हाँ
नेजा कहता है, हाँ क्या क्या तुम मैरी हो? जल्दी करो और अपना ऑफर बताओ। वो औरत कहती है, मैंने ऑलरेडी अपने सारे मनी का इस्तेमाल करके टैक्स को भर दिया। टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये तो भगवान की दया कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, मेरे पास और पैसे नहीं बचे हुए हैं। ये सुनने के बाद नेजा के साइड वाला आदमी कहता है, क्या तुम लॉर्ड को ब्लेम कर रही हो? तुम देशद्रोही। ये सुनने के बाद वो औरत कहती है, नहीं मैं हिम्मत जबर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर मेरे पास 1000 गुना करेज आ जाए तो भी मैं हिम्मत नहीं कर सकती। नेजा कहता है, अच्छे लॉर्ड बनो प्लीज, मेरे लोगों के ऊपर इतना हार्श मत हो। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है, लॉर्ड मुझे माफ कर देना। नेजा कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल रखता हूँ। 1 महीने के लिए मेरी औरत बनो और मैं तुम्हारी बात को सच मानूंगा। ये कैसा रहेगा? ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक और शर्माने लगती है। हम उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की शर्माते हुए कहती है, ये नेजा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रेट लॉर्ड तुम्हारे जैसी गांव की एक औरत में इंटरेस्टेड होऊंगा? तुमने तो मुझे हंसी दिला दी। ये सुनने के बाद वो लड़की शर्माते हुए शांत हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का कहता है, एक दिन मेरा नाम इस दुनिया में हर कोई जानेगा, इस शब्द को लिख कर रख लो और बस तुम लोग इंतजार करो। लेकिन हम देखते हैं होटल के अंदर कोई भी उसे जब वो भाव नहीं दे रहा होता है कि तभी उसका एक आदमी कहता है, यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, ये ऑकवर्ड होता जा रहा है। वो लड़का कहता है, आखिर इसमें ऑकवर्ड होने की क्या बात है? अगर तुम अपने सपनों के बारे में बात करने से भी डरते हो तो आखिर तुम उन्हें अचीव कैसे कर पाओगे? अब से मैं इस स्टोर के अंदर डेली अनाउंस करूंगा इस चीज को। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सिंपली तुम उसे कह दो, ये मेरा तरीका है। हाउसन कहता है, इंटरप्ट करने के लिए माफ कर देना, लेकिन यहाँ पर आते हुए सिटी के बाहर मैंने एक कल्टीवेशन सेक्ट को देखा। फालतू की बात करने की जगह आखिर तुम उन्हें ज्वाइन जो वो क्यों नहीं कर लेते? ये सुनने के बाद वो लड़का गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, डियर गेस्ट लग रहा कि आप यहाँ के जो वो नहीं है। हाउसन कहता है, हाँ मैं बस एक ट्रेवलर हूँ। वो लड़का कहता है, बिना सिचुएशन के बारे में जाने बगैर एडवाइस देना जो वो बंद करो। बिना दर्द को एक्सपीरियंस किए उसके बारे में बात करना जो वो आसान होता है। यहाँ तक कि आउटर साइकिल का एक मामूली सा डिसाइपल उसकी भी खर्चे 300 टेल होती है, जबकि मेरे फादर द्वारा छोड़ा हुआ ये इन्हीं पूरा टोटल 300 टेल्स का है। हर्षन कहता है, लेकिन वो लड़का गुस्से में कहता है, लेकिन मेरा फुट है, अगर मैं सेक्ट में एंटर भी कर लेता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक भिखारी की तरह वहां पर जो वो जीऊंगा? इससे भी ज्यादा मेरे पास अगर पैसे हुए तो भी बिना किसी कनेक्शन, बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी के गाइडेंस के मैं सेक्ट के अंदर कोई भी प्रोग्रेस जब वो नहीं कर पाऊंगा। ये डैम कल्टीवेशन सेक्ट ये इस सिटी की तरफ पूरी तरीके से सड़ चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या एक दिन मैं इस दुनिया में ताकतवर बनने का अपना खुद का रास्ता ढूंढ लूंगा और इस दुनिया के टॉप पर जाऊंगा। हाउसन ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता और उसकी तरफ चुपचाप जो वो देखता रहता है। ये देखकर तो उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, आखिर तुम इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? मुझे कम आंकना जो वो बंद करो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ? डैम इट, तुम्हें क्या लगता कि तुम जो वो कौन हो जो मुझे इस तरीके से कम आंकने की गलती कर रहा है? हाउसन कहता है, हे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। सही कहा ना? वो लड़का गुस्से में कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हारे एक्सप्रेशन सब कुछ मुझे जब वो बता रहे हैं। हे जाओ इससे आदमी को एक अच्छा सबक सिखाओ। उसका आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये जब वो सही है। वो लड़का कहता है, बकवास करना जो वो बंद करो, बस जाकर इसे मारो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जो वो संभाल लूंगा। उसका आदमी कहता है, ठीक है, और हाउसन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मिस्टर माफ कर देना, तुमने यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया। आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा जो वो नहीं था। हाउसन चुपचाप उसकी तरफ जो वो देखने लगता है कि तभी हम देखते हैं कोई दरवाजे को जो वो तोड़ देता है और हम देखते हैं वहां पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं। वो गैंगस्टर का लीडर कहता है, बाय द वे ऐसा लग रहा है पिछले 2 महीने से तुमने प्रोटेक्शन फीस जो वो नहीं भरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रोटेक्शन फीस को देने से रिफ्यूज करने वाले हो? ये सुनने के बाद वो लड़का हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, क्या ये सेकंड ड्रैगन गैंग के एल्डर ब्रदर जो वो नहीं है? ऐसा नहीं है कि हम पे जो वो नहीं करना चाहते। आपको पता है उस डैम लॉर्ड ने कुछ ज्यादा टैक्स को बढ़ा दिया है। अगले महीने हम आपको फुल अमाउंट जो वो पे कर देंगे। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है, हे मैं कह रहा हूँ, और उस लड़के के ऊपर काफी खींच के जो वो पंच मारता है जिससे कि वो बच्चा बेचारा नीचे जो वो गिर जाता है। उसका आदमी कहता है, रुक जाओ। वो गैंगस्टर कहता है, क्या तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर मर चुके हैं? तुम्हारे जैसे एक बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे जब वो बात करने की? ये सुनने के बाद उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, आखिर तुम इतना एरोगेंट एक्ट जो वो क्यों कर रहे हो? तुम अपने इस गैंग के सपोर्ट पर रिलाई कर रहे हो, लेकिन एक दिन जब मैं इमोर्टल बन जाऊंगा फ्यूचर में, मैं तुमसे इस चीज का जो वो बदला लूंगा।
वो आदमी इसकी गर्दन पकड़ के उठा लेता है और कहता है, फ्यूचर में मुझे डर है कि तुम्हारे पास जो वो मौका नहीं होगा, क्योंकि आज तुम नर्क के किंग से मिलने वाले हो। तभी सिस्टम कहता है, डिंग डिंग, उस रेड हेयर बॉय के अंदर से स्पेशल टैलेंट को डिटेक्ट किया गया है। उसके पोटेंशियल को बढ़ाने से तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड जो वो मिल सकते हैं। हाउसन कहता है, स्पेशल टैलेंट, और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, डैम इट, मैं सच में इस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन पिछली बार का रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही जो वो बढ़िया था। ठीक है। और इसके बाद वो कहता है, हे, इसके लिए मुझे माफ कर देना, और वो उस गैंगस्टर के सिर को पकड़ के जमीन पर लटा देता है। लेकिन हम देखते हैं हाउसन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा देता है, जिससे कि हम देखते हैं वो पूरा इन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और देखते देखते बेचारे का पूरा इन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाउसन घबराने लगता है और कहता है, ओ नहीं, फिर से मैंने कुछ ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, ये बुरा है, ये बुरा है। और उस बच्चे के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी स्ट्रेंथ को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें जब कंपनसेट कर दूंगा। ये देखकर तो वो लड़का काफी ज्यादा शौक होता है और कहता, नहीं, इसकी सच में जरूरत जब नहीं है, ये तो मेरे घर के लिए होनर की बात है कि इमोर्टल ने इसे जब डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इसके लिए कंपनसेशन की डिमांड जब नहीं कर सकता, मैं हिम्मत जब नहीं कर सकता। मैं पहले इमोर्टल को पहचान नहीं पाया, मैंने जब वो काफी बड़ा पाप किया, मैं जब वो मरना डिजर्व करता हूँ, और खुद को जब वो मारने लगता है। हाउसन कहता है, क्या सच में इमोर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं? और उसके बाद वो कहता है, ठीक है, खड़े हो जाओ, मुझे अभी भी तुमसे कुछ जब वो पूछना है। वो लड़का चुपचाप वहां पर जब वो बैठ जाता है। हाउसन कहता है, बताओ मुझे, आखिर वो लॉर्ड जो वो कौन है जिसके बारे में तुम जब वो कह रहे थे? वो लड़का कहता है, लॉर्ड, सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, मेन क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव नेजा है, लोकेशन लॉर्ड का मेंशन। हाउसन अपने मन में कहता है, सिस्टम बता रहा टारगेट जो है वो लॉर्ड के मेंशन के अंदर है, तो सुनने से लग रहा के साथ वही जो वो लॉर्ड हो सकता है। और उसके बाद वो कहता है, जिस तरीके से तुम पहले जब वो बात कर रहे थे, क्या वो एक बुरा पर्सन है? वो लड़का कहता है, हाँ, वो बुरा पर्सन है, लेकिन पहले वो ऐसा जब वो नहीं था। पिछले 2 सालों में उसकी गाइडेंस के अंदर हमारे सिटी ने काफी ज्यादा विकास किया, हर कोई यहाँ पर काफी ज्यादा जब खुश था। और फिर इस साल की शुरुआत से ही पता नहीं किसी अननोन कारण की वजह से वो पूरी तरीके से बदल गया। हालांकि उसने अभी तक किसी बड़े पाप को जो वो नहीं किया है, लेकिन अब उसे लोगों के सफरिंग से कोई भी फर्क जब वो नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसने टैक्स को कुछ ज्यादा ही जब वो बढ़ा दिया, केवल खुद के एंजॉयमेंट के लिए, जिसकी वजह से सिटी के लोगों की लाइफ हद से बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को ये भी शक होना शुरू हो गया कि किसी इविल फोर्स ने उसे जब वो कंट्रोल कर लिया हो। हाउसन कहता है, इविल फोर्स से? वो लड़का कहता है, नहीं तो आखिर वो इस तरीके से अचानक से कैसे जो वो बदल सकता है? हाउसन कहता है, वेल हाँ, ये जो सच है। वो लड़का कहता है, इमोर्टल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आप यहाँ पर इस लॉर्ड की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, जैसे कि आप इसके कामों की सजा इसे जो वो दे सके? हाउसन हंसते हुए कहता, हाँ, ऑफ कोर्स, मैं इसी के लिए जब आया हूँ, ऑब्वियस ही बात है, ये यहाँ पर अपने मिशन के लिए आया है। वो लड़का कहता, हालांकि मैं एडवाइस करना चाहूंगा, आप ऐसा जो वो मत करिए। हाउसन कहता है, क्या तुम नहीं चाहते उस लॉर्ड को सजा मिले? वो लड़का कहता है, लेकिन लॉर्ड इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना आपको जो वो लगता है। हाउसन कहता है, ऐसा क्या? वो लड़का कहता है, लॉर्ड भी एक कल्टीवेटर है, और उसने गलती से सिटी के बाहर के एक बहुत ही बड़े पावरफुल सेक्ट को ऑफेंड कर दिया था, और उसने उस आदमी को लगभग जान से जब वो मार दिया था। दुर्भाग्य से जिस पर्सन को उसने ऑफेंड किया था वो उस सेक्ट का यंग मास्टर था। वो पर्सन सैकड़ों कल्टीवेटर्स बदले लेने के लिए यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन लॉर्ड ने अकेले पूरे सेक्ट को हरा दिया। ये सुनकर हाउसन जो वो कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में कहता, बिना किसी शक के ये नेजा ही है। वो लड़का कहता है, लेकिन ये यहीं पर जब वो खत्म नहीं हुआ। सेक्ट ने किसी तरीके से हेवनली पैलेस से मदद के लिए सेलेस्टियल बीइंग को जब वो इनवाइट कर लिया, लेकिन जब इमोर्टल ने हमारे लॉर्ड को देखा, वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ गया। मैं जानता हूँ इमोर्टल, आपको मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। हाउसन अपने मन में हंसते हुए कहता है, आखिर मुझे इस पर भरोसा क्यों नहीं होगा? आखिर कौन एक किंग का बच्चा उसके सामने झुकने की हिम्मत नहीं करेगा? साथ ही अपने मन में कहता है, लेकिन कुछ जो वो अजीब लग रहा, नेजा इस मॉडल सिटी का लॉर्ड बन गया, और आखिर किस मॉन्स्टर ने उसे पोजेस करने की हिम्मत करी है? इसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, चलो मुझे उस लॉर्ड के मेंशन का रास्ता दिखाओ। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इमोर्टल, क्या आपने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा? हाउसन कहता है, मैं डिसाइपल को ढूंढने में थोड़ी जल्दी में हूँ, तो जल्दी करो और यहाँ से चलो। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या डिसाइपल को ढूंढना? ठीक है, मैं आपको अभी वहां पर ले चलता हूँ, इस तरफ चलिए। और इसी तरीके से वो दोनों आगे की तरफ जाते रहते हैं। रास्ते में वो लड़का कहता है, रिस्पेक्टेड इमोर्टल, मेरा नाम लूसी है, आप मुझे लूसी भी जो वो कह सकते हैं। हाउसन कहता है, मैं जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जल्दी करो और रास्ते के ऊपर फोकस करो बस से। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, कोल्ड हार्टेड जो वो मत बनिए इमोर्टल, मैं जानता हूँ
आपकी तरह कोई सेलेस्टियल बीइंग आपके अंदर बिल्कुल भी डिजायर जो वो नहीं होती, लेकिन क्या ये इस तरीके से ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाता? रिस्पेक्टेड इमोर्टल, आप जरूर किसी फेमस कल्टीवेशन सेक्ट से होंगे, जबकि मेरे जैसे लोग जो लो क्लास बैकग्राउंड से आते हैं वो आपकी तरह सौभाग्य जो वो नहीं होते। हाउसन कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो लड़का कहता है, मेरे पेरेंट्स एक छोटे से बिजनेस के ओनर थे और ये मेरे लिए तो नामुमकिन हो जाता है कि सेलेस्टियल बीइंग जैसे कल्टीवेट जो वो मैं कर पाऊँ। हाउसन को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और कहता है, हे, क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे क्या? मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इससे भी ज्यादा मैं तुमसे ही बेकार जगह पर जन्मा हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी किस्मत को अपने हाथों में जब वो कंट्रोल करो, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास वास्तव में ज्यादा चॉइस जो वो नहीं होती है। हाउसन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, सबर करो, ये जो वो बस एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन लूसी यहाँ पर बोलते जाता है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं होता, जिससे कि हाउसन को गुस्सा आने लगता है और वो पत्थर पे अपना पैर पटकते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या तुम पैर हो या फिर कुछ और? लूसी देखकर डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अब जो वो शांत हो जाता हूँ। और इसके बाद वो दोनों शांत होकर मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद लूसी कहता है, इमोर्टल, क्या आप श्योर है कि आप बात करना नहीं जानते? और इसके बाद वो फिर से बात करना जो है शुरू कर देता है। हाउसन अपना दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है और कहता है, डैम इट, आखिर मैं किस तरह के पर्सन के साथ जो वो फंस गया हूँ, जो कुछ ज्यादा ही बड़बड़ाता रहता है। सीन चेंज होता है, हम सबको लॉर्ड के मेंशन के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक टाइगर और उसके सामने नेजा को देखते हैं। टाइगर कहता है, नेजा, तुम्हारे फादर किंग ने तुम्हें यहाँ पर मोटर रैली में ट्रेन करने के लिए भेजा था, ना कि तुम्हें करप्टेड ऑफिसर बनने के लिए। नेजा कहता है, हाँ, वो लोनली कॉमनर इसी को डिजर्व करते हैं। टाइगर गुस्से में कहता है, कॉमनर्स, आखिर तुम इस तरीके से जब वो कैसे बन गए? पास्ट में तुम बिल्कुल भी ऐसे जब वो नहीं थे। अगर मैं तुम्हारे सामने इस वक्त जो वो खड़ा हूँ, मैं सीरियसली तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहीं किसी इविल स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस तो नहीं कर लिया? आखिर किस कारण की वजह से तुम इतना ज्यादा बदल गए हो? नेजा कहता है, मास्टर, आखिर आप कब से इतना ज्यादा बात करने लगे हैं? आखिर एग्जैक्टली आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या यहाँ पर आप मेरे फादर के ऑर्डर पर मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं? टाइगर कहता है, नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं। हेवनली किंग ने मुझे यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी मार लगाने के लिए भेजा है। नेजा कहता, ओह, ऐसा क्या? ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी, क्योंकि आपका डिसाइपल मास्टर आपके साथ रियल बैटल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहा था। ये सुनने के बाद उसके मास्टर मतलब कि टाइगर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी विश को ग्रांटेड करता हूँ, और वो उसके ऊपर अपनी सीलिंग स्पेल से अटैक कर देता है। हम देखते हैं नेजा वहां पर एक ककून के अंदर जो वो फंस जाता है। इसके बाद टाइगर अपनी एक और लाइटनिंग चैन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हम देखते हैं वो ककून चारों तरफ से लाइटनिंग चैन से बन जाता है और कहता है, ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट चैन है जिसने कि पूरे स्पेस को पैरालाइज कर दिया है। तुम्हें अच्छे से पता होगा इससे बच निकलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर को बोरो किया है, जैसे कि आम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो अपने पास से पगोड़ा निकाल लेता और कहता है, ये हेवनली किंग का 7th ट्रेजर द पगोड़ा है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं पगोड़ा का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे नेजा के ऊपर जो वो लॉन्च कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं नेजा उसी के अंदर जो वो फंस जाता है। टाइगर हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे अच्छे से जो वो पता होगा, इस पगोड़ा के अंदर से किसी भी लिविंग बीइंग का निकलना नामुमकिन है। हम देखते हैं पगोड़ा के अंदर की लाइफ फोर्स धीरे धीरे गायब होने लगती है। टाइगर घबराते हुए कहता है, क्या हो रहा? पगोड़ा के अंदर की वाइटलिटी काफी स्पीड में गायब होनी शुरू हो गई है। ये तो सच में यंग मास्टर की ओरा है। हम देखते हैं नेजा की ओरा पगोड़ा से बाहर निकलने लगती है। वो टाइगर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, आखिर आपको जो वो क्या हो रहा है यंग मास्टर? लेकिन हम देखते हैं पगोड़ा के अंदर से नेजा की एनर्जी काफी स्पीड में बाहर निकलने लगती है और वो सारी उसकी वाइटलिटी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और नेजा अपनी बॉडी को एक बार फिर से फॉर्म कर लेता है। नेजा कहता है, अगर लिविंग बीइंग इससे बच के नहीं निकल सकते तो क्या होगा अगर मैं अपनी बॉडी के टुकड़े कर दूं फिर रिजरेक्ट हूं? ये सुनकर टाइगर कहता है, रिजरेक्ट है? क्या हो सकता है कि यंग मास्टर ऑलरेडी नरवाना रेलम में जा चुके हैं? नेजा कहता है, क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं है? ये सुनने के बाद तो वो टाइगर बेचारा रोने लगता है और कहता है, एंसेस्टर ब्लेसिंग, ये तो एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। नरवाना रेलम जिसमें पहुंचने के लिए 3000 साल जो वो लगते हैं, मेरे डिसाइपल ने उसे एक्चुअल में अचीव जो वो कर लिया। पूरे 3000 साल, ये पूरे डैम 3000 साल है। डिसाइपल, तुम तो अमेजिंग हो। नेजा कहता है, मुझे छोड़ दो, डिस्कास्टिंग, मैं केवल खूबसूरत बड़ी औरतों में जो वो इंटरेस्टेड हूँ। टाइगर कहता है,
ओ माय जेड एम्परर, आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखना। बुद्धा अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखना। और जाते हुए कहता है, यंग मास्टर हम लोग इसे और ज्यादा डीले नहीं कर सकते, मैं जाकर तुरंत ही हवेली किंग को इस अच्छी न्यूज को जो वो रिपोर्ट करके आता हूँ। और वो वहां से उड़ते हुए चला जाता है। नेजा कहता है, क्या ये सच में इतनी ज्यादा बड़ी बात थी? वेल, नरवाना रैलम सच में जो वो इम्प्रेसिव है, लेकिन मेरे जैसे जीनियस के लिए ये तो कुछ भी जो वो नहीं है। कल्टीवेशन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही आसान है, इससे ज्यादा मजेदार तो जूनियर सिस्टर को ढूंढना है। जूनियर सिस्टर, मैं आपके साथ मजे करने के लिए आ रहा हूँ। और इसके बाद वो मेंशन के अंदर जाने लगता है। हाउसन छिप कर ये सब देख रहा होता है और कहता है, नेजा का एरोगेंस तो बिल्कुल वुकोंग की तरह ही है। वेल, ये एक अच्छा प्लान है। अगर मैंने इस पर्सन को एक अच्छी मार लगाई तो प्रोबेबली इसका भी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब ये मंकी से फ्यूचर में मिलेगा तो इन दोनों का अच्छा फाइट देखने को मुझे जो वो मिल सकती है। इसके बाद वो अपने डेजी कार्ड को जो वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा डिवाइन पावर जो वो गिरने लगती है। नेजा भी उसे जो वो सेंस कर लेता है। अगले पल हम देखते हैं हाउसन डाजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर तो यहाँ पर लूसी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हाउसन कहता है, हे बताओ मुझे, क्या मेरे जैसे एक जवान आदमी का इस अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होना अजीब नहीं है? लूसी के मुंह से पानी निकलने लगता और कहता, नहीं इमोर्टल एल्डर, आप तो सच में जो वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर तो हाउसन बेचारा कुछ भी जो वो नहीं कह पाता और अपने मन में कहता है, डैम सिस्टम, अगर मेरी पिछली जिंदगी के दोस्तों ने यह सब देख लिया तो वो लोग मुझे टीज कर करके मार ही देते। पीछे से हम देखते हैं नेजा गुस्से में उसकी तरफ जो वो बढ़ता है। हाउसन पीछे की तरफ मुड़कर जैसे ही देखता है, नेजा उसकी खूबसूरती देखकर बेचारा एक ही जगह जो वो खड़ा रहता है और उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाता है और कहता है, वाह खूबसूरत सिस्टर। ये सुनते हमारा हाउसन बेचारा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है, डैम ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इसके बाद वो अपने एक पोस्चर में आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से पहले तो काफी ज्यादा डिवाइन पावर जो वो निकलती है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं वहां पर कुछ भी जो वो नहीं होता। हाउसन कहता है, क्या यहाँ पर जो वो क्या चल रहा, आखिर मैं बिल्कुल भी ताकत को फील क्यों नहीं कर पा रहा? सिस्टम कहता है, तुम डाजी फोक्सन तो तुम्हारे रेगुलर स्टेट के अंदर तुम बिल्कुल भी पावर को पोजेस नहीं करते। तुम्हें अपनी डेंटियन को फिल करने के लिए काफी लार्ज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। उसी के बाद तुम कॉम्बैट स्टेट में जाकर अपनी डिवाइन पावर को अनलीश कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो हाउसन बेचारा पूरी तरीके से शॉक हो जाता और कहता, वाओ डैम सिस्टम, क्या तुम मुझे इस बात को पहले जब नहीं बता सकते थे? आखिर मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अब तुम्हारे लिए कहां से जब ढूंढूं? और अपने मन में कहता है, मुझे नेजा को प्रोवोक करना होगा जिससे कि वो अपने अल्टीमेट मूव को अनलीश करे, फिर मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। इसके बाद वो नेजा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम उंगली बास्टेड, लो इसे खाओ और मरो। और वो नेजा को ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन क्योंकि हाउसन के पास अभी बिल्कुल भी पावर नहीं है तो नेजा को उस पंच से कुछ भी नहीं होता। नेजा उसी की तरफ जो वो देखता रहता है। हाउसन के पसीने छूटने लगते और बेचारा सफेद होकर वहीं पर जब वो बैठ जाता है। नेजा कहता है, ठीक है, और ज्यादा टाइम जो वो वेस्ट नहीं करते हैं, इस यंग मास्टर के पास पेशेंस की काफी ज्यादा कमी है। हाउसन घबराते हुए कहता है, पेशेंस की कमी, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो? नेजा उसे उठा लेता है और पॉक करते हुए कहता है, क्या आप करने का प्लान कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स मैं कच्चे आम को पक्का आम बनाने जा रहा हूँ। ये सुनते हाउसन पूरी तरीके से सफेद हो जाता है क्योंकि वो समझ गया कि नेजा का क्या मतलब है। सीन चेंज होता है, मेंशन के अंदर दिखाया जाता है। नेजा हाउसन को लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। उसके कुछ लोग उसे देखकर झुक जाते हैं और कहते हैं, सर आपका स्वागत है। लेकिन नेजा बिना कुछ कहे आगे की तरफ जाने लगता है। वो आदमी कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा? सर हमेशा अपनी खूबसूरती से औरतों को जीत लेते हैं, तो आखिर इस बार फोर्स का इस्तेमाल क्यों करना? ये पहली बार है कि मैं ऐसा कोई सीन देख रहा हूँ, ये सच में अजीब है। नेजा हाउसन को ले जाकर मेंशन के अंदर जो वो घेर देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। हाउसन बेचारा घबराते हुए कहता, मेरे पास जब वो मत आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअल में मैं जब एक आदमी हूँ। नेजा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बकवास बंद करो और चुपचाप वहीं पर पड़ी रहो। ये सुनते ही हाउसन बेचारा पूरी तरीके से शांत हो जाता है। हम देखते हैं नेजा भी नर्वस होने लगता है और वो एक फाइटिंग के पोज में जब वो आ जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से वही पहले वाला डीमन बाहर निकलता है और कहता है, इम्प्रेसिव नेजा, तुमने एक्चुअल में मेरी ट्रिक के थ्रू जो वो देख लिया। ये कब था? मार्शल अरीना के अंदर क्या? ऑब्वियस सी बात है कि ये केवल कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जो वो ग्रो कर चुके हो। नेजा पीछे की तरफ मुड़कर उस डीमन को देखने लगता है। वो डीमन कहता है, गुड नेफ्यू, क्या तुमने इस वर्ल्डमैन को अभी तक पहचाना नहीं? लेकिन तुम्हारे फादर की बातें अभी भी मेरे माइंड के अंदर है। ये सुनते ही नेजा के पसीने छूटने लगते और कहता है, फॉर्मर 10th रैंक डीमन लॉर्ड, क्या इसे किंग ने खुद अपने हाथों से जब वो नहीं मारा था? वो डीमन कहता है, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी तुम बच्चे एक्चुअल में नरवाना रैलम में पहुंच जाओगे। सच में कम ऑन,
अपने नरवाना एसेंस को मुझे जब हैंड ओवर कर दो और मैं तुम्हारी डेड बॉडी को सही सलामत छोड़ दूंगा नेफ्यू। नेजा कहता, इस तरह के एरोगेंस के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में इनविंसिबल हो? समय बदल चुका है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें बेवकूफ। और उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ओडिमन कहता है, ओह ऐसा क्या? नेजा काफी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, और जंप करते हुए डिमन के ऊपर पंच मारने वाला होता है। वो डिमन उसकी तरफ जो वो देखता है, लेकिन अगले पल नेजा उसे चकमा देकर वहां से भागने लगता है और कहता है, केवल बेवकूफ ही तुमसे फाइट करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन तुम मेरा इंतजार करो, ये यंग मास्टर फ्यूचर में जरूर इस गार्ड को सेटल करेगा। वो डिमन अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और नेजा के पेट पर एक सीधा जब वो पंच मारता है, जिससे कि नेजा वहां पर जब वो गिर जाता है और इसके बाद वो डिमन उसे एक बैरियर के अंदर कैद कर देता है। नेजा कहता है, आखिर यहाँ पर जो वो क्या चल रहा? वो डिमन कहता है, क्या तुमने सच में सोचा कि तुम मुझसे बचकर जब वो भाग सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं जो वो कौन हूँ? बच्चे जल्दी करो और अपने एसेंस को मुझे जो वो दे दो, नहीं तो ऑलराइट नरवाना रेलम में मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ट्रैप करके हमेशा के लिए टॉर्चर कर सकता हूँ। तुम्हारे एसेंस और मेरे ब्लड स्पिरिट रिजरेक्शन बॉडी के साथ 10 साल से भी कम समय के अंदर मैं अपने पीक स्ट्रेंथ को ना केवल रीगेन करूंगा बल्कि तुम्हारे फादर से बदला भी लूंगा। नेजा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी स्पीड में भागने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये मामूली से बैरियर मुझे ट्रैप करके जो वो रख सकता है? और इसके बाद वो बैरियर के ऊपर काफी सारे पंचेस जो वो मारने लगता है। वो डिमन कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूंगा कि तुम अपने एफर्ट को इस तरह वेस्ट मत करो नेफ्यू। ये बैरियर कोई मामूली बैरियर नहीं है, ये मेरा अल्टीमेट मास्टरपीस है जो अपने बैरियर के अंदर पूरी तरीके से एक छोटी दुनिया को भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि बुद्धा खुद भी यहाँ पर आ जाए तो भी वो इसे जो वो तोड़ नहीं सकते। क्या तुम जब वो समझ गए? इसे तोड़ना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं उसके बैरियर के साथ कुछ जो वो होने लगता है और हम देखते हैं डाजी उसके बैरियर को अब्जॉर्ब जो वो करने लगती है, मतलब कि हमारा हाउशन, और देखते देखते वो उसके बैरियर को आधा अब्जॉर्ब जो वो कर लेती है। ये देखकर तो वो डिमन काफी ज्यादा जो वो शौक होता है और पूरी तरीके से सफेद पड़ जाता है। हाउसन उसके बैरियर को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है। वो डिमन कहता, ये जो वो क्या हो रहा है? तुम जो वो कौन? मैंने तो तुम्हें नोटिस भी जो वो नहीं किया। डैम इट, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम किस अजीब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लग रहा कि ये कोई एब्जॉर्ब करने की टेक्निक है। ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम कितना ज्यादा एब्जॉर्ब जो वो कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी ब्लड ड्रैगन बॉडी को जो वो समन कर लेता है और अपनी ड्रैगन बॉडी के साथ हाउसन की तरफ बढ़ने लगता है। हाउसन कहता है, इतना पावरफुल प्रेशर? वो डिमन कहता है, चलो देखते हैं तुम कितना एब्जॉर्ब जो वो कर सकते हो। लो एब्जॉर्ब करो इसे जब तक कि तुम ब्लास्ट जो वो नहीं हो जाते। इसके बाद वो अपने ड्रैगन के साथ एक पावरफुल बीम हाउसन के ऊपर लॉन्च कर देता है, लेकिन हमारा हाउसन भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर कहूँ तो उसके अटैक को ही एब्जॉर्ब करना जो वो शुरू कर देता है और उसकी एब्जॉर्ब करने की स्पीड कुछ ज्यादा जो वो हाई होती है। वो डिमन कहता है, क्या ये कुछ सही जो वो नहीं लग रहा? हम देखते हैं हाउसन उसके पूरे ड्रैगन को जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो बेचारा डिमन चुपचाप जो वो खड़ा ही रह जाता है और कहता, वर्ता है, इसने मेरे ड्रैगन को भी जो वो एब्जॉर्ब कर लिया। ये फेयर नहीं है, ये तो अनफेयर है। नेजा भी ये देखकर जो वो शौक होता है। हाउसन भी अपने मन में कहता है, डाजी की एब्जॉर्ब करने की स्पीड तो सच में इनक्रेडिबल है, ये और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो डिमन कहता है, आखिर तुम्हारे इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ क्या है? तुम जो वो क्या करने वाली हो? हाउसन कहता है, कम ऑन, मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ। चलो मुझे टेस्ट करने दो कि आखिर मैं कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसके बाद वो उस डिमन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हम देखते हैं वो डिमन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से रोक नहीं पा रहा होता है और देखते देखते वो पूरी तरीके से एक कंकाल जो वो बन जाता है। जैसा अपने मन में कहता है, पूरा बैटल जो वो खत्म हो गया और रूम को एक छोटा सा भी डैमेज जो वो नहीं पहुंचा। आखिर ये आदमी है कौन? मैंने पहले इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। हम देखते हैं डाजी का अभी भी डेंटियन पूरी तरीके से फुल नहीं होता है। हाउसन कहता है, एनिमी ऑलरेडी मर चुका है लेकिन इसका डेंटियन अभी तक फुल जो नहीं हुआ। डाजी, आखिर तुम कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती हो? और अपने मन में कहता है, डैम इट, आखिर अब मुझे जो वो क्या करना चाहिए? नेजा का पोटेंशियल भी अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ। आखिर मैं इससे ज्यादा ताकतवर इम्पैक्ट कैसे जो वो क्रिएट कर सकता हूँ? रुको एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो मिल ही सकती है। और वह नेजा की तरफ देखने लगता है। नेजा घबराते हुए कहता है, तुम मेरे साथ जब क्या करने का प्लान कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ पहले इसलिए वैसा किया था क्योंकि मैं एनिमी को कंफ्यूज करना चाह रहा था। वो गलतफहमी थी, वो सच में जब वो गलतफहमी थी। हाउसन कहता है, नर्वस जब वो मत हो, मैं केवल तुम्हारी छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो करना चाहता हूँ।
इसके बाद वो नेजा की तरफ अपने एब्जॉर्ब टेक्निक का जब इस्तेमाल करता है और वो नेजा की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। नेजा कहता है, डैम इट, ये मत सोचना कि मैं उससे इंजर्ड आदमी की तरह जो वो कमजोर हूँ। ये मत भूलो कि मैं इस वक्त इन्फिनिट एनर्जी के स्टेट में हूँ, नरवाना स्टेट के अंदर। लो फिर इसे जो वो संभालो। और इसके बाद वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीज करता है और कहता है, क्या तुम जब वो समझ गई इन्फिनिट एनर्जी का मतलब जब वो क्या है? ये नामुमकिन है कि तुम इसे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं नेजा की हालत जब वो खराब होने लगती है और हमारा हाउसन उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब जब वो करने लगता है। नेजा के पसीने छूटने लगते हैं और कहता है, डैम इट, मेरी रिकवरी स्पीड इसकी एब्जॉर्ब करने की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही। ये औरत कुछ ज्यादा ही ड्रेनिंग है। और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। हाउसन उसके पास आता है और कहता है, हे मरने की हिम्मत मत करना, तुम जब वो मिशन के टारगेट हो। सिस्टम कहता है, डिंग डिंग, एनर्जी फुली चार्ज हो चुकी है। हाउसन कहता, वाह, इतना काफी था। इसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन पावर जब वो निकलने लगती है और हमारा हाउसन अपने कॉम्बैट स्टेट के अंदर आ जाता है। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट है, आप डाजी के कॉम्बैट स्टेट के अंदर आ चुके हैं। डाजी फॉक्स जानते, ये हेवनली पैलेस की इकलौती सोल बेस मेज है। इस पर्सन के पास एबिलिटी है जिससे कि ये किसी भी डिफेंस को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली टारगेट के सोल के ऊपर अटैक कर सकती है। इस पर्सन के पास ऐसी भी एबिलिटी है जिससे कि ये दूसरों के माइंड को या कहूँ तो मेमोरी को मैनिपुलेट जो वो कर सकती है। हाउसन अपने मन में कहता है, मेमोरी मैनिपुलेट, क्या ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल एबिलिटी नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत और ज्यादा नहीं है। मैं केवल अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके नेजा की मेमोरी को मॉडिफाई कर सकता हूँ और इसका पोटेंशियल इंक्रीज जो वो हो जाएगा। हाँ, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। इसके बाद वो अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हमारे नेजा के माइंड के अंदर जब वो आ जाता है, नेजा का माइंड पूरी तरीके से ब्लैक होता है। हाउसन कहता है, क्या ये नेजा का माइंड है? हम देखते हैं नेजा के माइंड के अंदर एक इनर डिमन होता है। हाउसन कहता है, ये जो वो क्या है? ये काफी ज्यादा इविल लग रहा। क्या हो सकता है कि ये नेजा का हार्ट डिमन हो? चलो पास जाकर अच्छे से देखते हैं। इसके बाद वो हार्ट डिमन के अंदर जो वो जाने लगता है जिसके अंदर से काफी तेज जो वो रोशनी निकलती है। अगले पर हमारा हाउसन नेजा के हार्ट डिमन के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे मेमोरी के अंदर एक लड़की जो वो देखने को मिलती है। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। हाउसन कहता है, वाह, कितनी ज्यादा खूबसूरत यंग गर्ल है। अगली मेमोरी में वो लड़की कहती है, मुझे माफ कर देना सिटी लॉर्ड, लेकिन मुझे इसे रिफ्यूज करना होगा। नेजा कहता है, हाँ, क्या मैंने सही से जो वो सुना? क्या तुमने मेरी पावर के बारे में जो वो सुना नहीं? क्या तुम जब वो समझती भी हो इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए कितने लोग जब वो सपने देखते हैं तो अभी उन्हें जब वो नहीं मिलता? हाउसन कहता, वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे, मैं जरूर नेजा की मेमोरी के अंदर हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रियल जो वो लग रहा है। वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ आप हेवन के नोबल सेलेस्टियल बीइंग है, लेकिन मेरी मदर ने बचपन से मुझे सिखाया है कि दूसरों का फायदा जब वो नहीं लेना चाहिए। नेजा सुनकर शौक होता है और कहता है, फायदा नहीं लेना चाहिए दूसरों का? आखिर ये कहाँ से आ गया? क्या मैं केवल तुम्हें अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहता? वो लड़की कहती है ना करते हुए, नहीं, आप अपने प्रीशियस टाइम और एनर्जी को मेरे ऊपर जो वो वेस्ट करेंगे, जबकि बदले में मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। ये दूसरे का एडवांटेज लेना हुआ। मेरी मदर को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे जो वो डांटेंगी। हाउसन कहता है, मैंने सुना है लोगों से तुम्हारी मॉम का दिल सच में काफी ज्यादा बड़ा है, वो काफी अच्छे दिल की है। सिटी लॉर्ड होने के नाते मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह रेयर टैलेंट को जाने देना यह सच में वेस्ट होगा। ये कैसा रहेगा? कल्टीवेशन के दौरान मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम मेरे सर्वेंट के तौर पर जब वो काम कर सकती हो। इस तरीके से तुम मेरा एडवांटेज नहीं ले रही हो। क्या तुम सोचती हो इसके बारे में? चिंता जब वो मत करो, ये केवल सिंपल सी सर्विस है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद का डिसीजन जब वो ले सकती हो और जब तुम अपने माइंड को बना लो तो तुम इस मेंशन में आकर मुझे जब वो ढूंढ सकती हो। हाउसन कहता है, नेजा इस वक्त काफी ज्यादा अच्छा है, तो आखिर वो ऐसा जो वो क्यों हो गया? तभी हम देखते हैं वो मेमोरी जब वो ब्लर होने लगती है। हाउसन कहता है, लग रहा कि मेमोरी जो वो चेंज हो रही है। अगली मेमोरी में हम देखते हैं 3 आदमियों को। उनमें से एक आदमी कहता है, हे, क्या तुम लोगों ने इस न्यूज को सुना है? उस लेडी सी की डॉटर सिटी लॉर्ड की डिसाइपल बनने वाली है। दूसरा कहता, हाँ, हमने भी इसके बारे में सुना है। आखिर उस तरह की विधवा सिटी लॉर्ड के ऊपर चढ़ने में कामयाब कैसे होगी? पहले वाला कहता है, ऑफ कोर्स, उसके खूबसूरत अपीयरेंस के साथ तुम्हें क्या लगता है उसे और किस चीज की जरूरत है? तीसरा कहता है, मैंने सुना है माँ बेटी दोनों ही सिटी लॉर्ड की खेलने की चीज बन गई है। पहले वाला कहता है, नो वे, वो लड़की अभी भी अंडर एज है ना? दूसरा हंसते हुए कहता है, अंडर एज या फिर ना होना, किसी जो इसकी परवाह है, जब तक कि वो खूबसूरत है, बस इतना ही जो वो काफी है। तीसरा कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ, ये जो वो सच है, माँ बेटी दोनों, उन दोनों के बारे में सोचते ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लग रहा हूँ। ने जब गुस्से में पीछे उनके खड़ा होता और कहता है, तुम लोगों को बात करना कुछ ज्यादा ही जो वो पसंद है।
क्या मैं तुम लोगों को इस तरीके से ट्रीट करूं जिससे कि तुम लोग और भी अच्छे से बात कर सको। ये देखते हुए वो तीनों उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, सिटी लॉर्ड प्लीज हमें बख्श दो, प्लीज हमें इस बार जो वो बख्श दो। नेजा कहता है, मैं केवल इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम में से किसी ने इस तरह के रूमर्स को फैलाने की फ्यूचर में हिम्मत करी तो मैं दया बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। हर्षन कहता है, नेजा इस वक्त तक भी लोगों के बारे में सोच रहा। सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाई देता है वो लड़की कल्टीवेशन में काफी अच्छे से प्रैक्टिस जो वो कर रही होती है और हम देखते हैं वो अपने किसी स्पेल का वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है जिससे कि वो जमीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। नेजा कहता है, वाह ये तो सच में इम्प्रेसिव है, इम्प्रेसिव। आधे साल के अंदर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना काफी अच्छे से जो वो सीख चुकी हो। यहाँ तक कि हवेली पैलेस के अंदर भी तुम्हारे जैसे टैलेंट जो वो नहीं है। मैं जानता था, मैंने तुम्हें चुनकर गलती जो वो नहीं करी है। वो लड़की कहती है, थैंक यू सो मच मास्टर मुझे जो वो सिखाने के लिए। नेजा कहता है, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को थैंक्स कहना चाहिए। पिछले 6 महीने के अंदर न केवल तुमने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस किया बल्कि अपनी ड्यूटी सर्वेंट के तौर पर तुमने उसे भी काफी अच्छे से किया है। इसी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और एक दिन तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड जो वो मिलेगा। वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। हर्षन कहता है, मोटल का आधे साल के अंदर केवल इस लेवल पर पहुंचना, ये टैलेंट तो सच में लाजवाब है। सीन चेंज होता है, हम सबको उस लड़की की माँ को दिखाया जाता है जो कढ़ाई का काम कर रही होती है कि तभी विंडो से एक पत्थर आकर उस औरत के सिर पर गिरता है। वो जाकर बाहर देखती है तो बाहर 3 लड़के होते हैं, उनमें से एक कहता है, बिना किसी चीज के कुछ जो वो पाना ये सच में जो वो एम्बेरसिंग है। ड्रैगन ड्रैगन को जन्म देता है, फिनिक्स फिनिक्स को जन्म देता है, लेकिन लग रहा कि एक जंगली चिकन की लड़की भी जानती है बेड जो वो कैसे गर्म करना है। ये सुनकर उस औरत को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती है, दफा हो जाए यहाँ से, क्या तुम्हें कोई भी शर्म जो वो नहीं है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसी तरीके से राइज कर रखा है? मेरी लड़की इस तरह की पर्सन जो वो नहीं है। लेकिन वो तीनों बच्चे उसके ऊपर जब वो हंस रहे होते हैं, नेजा उनके पीछे खड़ा होता है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस मैं आशा करता हूँ कि मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई है और जैसे इसके कोई नए चैप्टर आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा और कल आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी।